हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने गाउस का नियम पढ़ा था, ठीक है। और उसका हमने क्या किया था, सत्यापन किया था। तो गाउस का नियम हमने क्या पढ़ा था, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई वो बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये समेशन क्यू होता है परिबद्ध आवेश। समेशन क्यू क्या होता है, बंद पृष्ठ की जो अंतर आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, इसको हम क्या बोलेंगे, परिबद्ध आवेश। क्या बोल दिया, परिबद्ध आवेश। तो आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है कि गाउस का नियम लिखिए और उसका कोई भी एक अनुप्रयोग। तो क्वेश्चन कैसा आया, तो हमने गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग है उसमें पहला पॉइंट ले रहा हूं, एक पहला अनुप्रयोग, ठीक है। पहला जो इसका अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, मैं लिख दूं चलो। तो टॉपिक क्या है हमारा कि सर गाउस के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पहला जो अनुप्रयोग मैं ले रहा हूं, पहला अनुप्रयोग, कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास है, जैसे कोई तार के कारण निकालो विद्युत क्षेत्र, गोला है, प्लेट है, कुचालक गोला, चालक गोला, इस तरह की। तो पहला जो मैं अनुप्रयोग ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं कि अनंत आवेशित, अनंत आवेशित तार, अनंत आवेशित तार। तो तार का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे भी आ सकता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत आवेशित तार, ये इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं रेखीय आवेश, क्योंकि तार पर जो आवेश का वितरण होता है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। अनंत आवेशित तार के कारण हमें क्या निकालना है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र बोल दें, क्लियर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक अनुप्रयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है कि अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात कीजिए, तीव्रता निकालिए, ठीक है। तो अनंत आवेशित तार को हम और क्या बोल सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण, क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। तो उसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, गाउस के नियम के जितने भी अनुप्रयोग हैं वो सभी में हम एक ही तरीका यूज करेंगे, एक ही मैनर है, एक ही मेथड है, उसको आपने समझ लिया, सभी में हमें वही यूज करना है। तो मेथड क्या है, हम क्या क्या स्टेप्स लेके चलेंगे, स्टेप्स। गाउस के नियम के अनुप्रयोग को समझने के लिए या उसको डेरिवेशन उसका करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो इसको ध्यान रखें आप, ठीक है। देखो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप, आपको किसी गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जिसके भी कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, आपको वहां पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। और आपको पता है गाउसीय पृष्ठ कैसा होता है, बंद काल्पनिक पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ।
सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा कि हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये गाउसीय पृष्ठ होना कैसा चाहिए, ये बिल्कुल सममित होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके गाउसीय पृष्ठ के इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यह हमें ध्यान रखना है कि आपको ऐसे एक बंद आकृति की कल्पना करनी है, एक ऐसा गाउसीय पृष्ठ आपको मानना है जिसके हर बिंदु पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान हो। विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान। क्लियर है? पहला स्टेप हो गया कि सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे और वो पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि उसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, अब ऐसा करने के बाद फिर आप क्या करोगे, आप गाउस के नियम से फ्लक्स निकालना। गाउस नियम से क्या निकालोगे, विद्युत फ्लक्स। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या है कि हम गाउस के नियम से क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। स्टेप नंबर 3। ठीक है, गाउस के नियम बताइए हमें क्या होता है, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यह है कि आपको फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। फाई निकालो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़िए हमने पहला टॉपिक कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डीएस। और यहां चूंकि बंद पृष्ठ होगा तो मैंने यहां समाकलन पर एक वृत्त का निशान लगा दिया जो क्या शो करता है कि सर वी हैव क्लोज्ड पाथ, हमारे पास बंद पथ है। तो तीसरा स्टेप हमारे पास हो गया कि सर फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाल लेंगे। अब सपोज करो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन क्या आ गई 2, तो आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप नंबर 4, आप समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की क्या कर दो, तुलना कर दो। तो जब दोनों की तुलना करोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, ई का मान आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार वही रिपीट कर दूं इसको कि गाउस के नियम से कोई भी डेरिवेशन को करने के लिए हमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम किसकी कल्पना करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की। कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब आकृति अपने हिसाब से आपको लेने पड़ेगी, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा पृष्ठ कैसा हो, सममित हो। सममित का मतलब क्या होता है कि इसके हर बिंदु पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर ऑन सरफेस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा स्टेप यह है कि हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, किसके नियम से, गाउस के नियम से। फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों तीसरा स्टेप, अब ये आप पहले ऐसे भी कर सकते हो, फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाल लो, बाद में गाउस के नियम से निकाल लो, या आपकी मर्जी है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगा दो कि बंद समाकलन ई डॉट डीएस, और दोनों की तुलना करके हमें किसका मान मिल जाएगा, ई का। ठीक है, तो चलो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पहला अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण के कारण। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि गाउस के नियम का कथन लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ भी बनाइए। तो ग्राफ के बीच में अलग से नंबर होते हैं, तो उन सबको समझेंगे अपन। क्लियर है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले
मैं इसमें एक पॉइंट ले रहा हूं ए। सबसे पहले मैं ऐसा निकालूंगा कि इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र कहां पे होता है, क्योंकि जब तक हमें दिशा मालूम नहीं होगी तो आप कैसे क्लोज करोगे उसको, हमें गाउसियन पृष्ठ पे तो बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो जब तक हमें मालूम ही नहीं है जाना कहां है तो रास्ता कैसे बनाओगे। दिशा ज्ञात होने पर हमें पता लग जाएगा कि गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा। क्लियर है? तो देखिए बड़े ध्यान से, देखो तो मैंने माना भाई मेरे पास ये कोई अनंत लंबाई का क्या है, तार है। ये डैश डैश का मतलब क्या हो गया, अनंत लंबाई। अनंत आवेश तार, रेखीय आवेश वितरण, यानी मैंने कहा इस पर चार्ज है, इस पर आवेश रेखीय रूप से वितरित है। क्लियर है? अनंत आवेश तार है, रेखीय आवेश वितरण है। क्लियर? तो इस तार के कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सपोज करो मैंने क्या माना, इस तार से मैंने माना भाई लंबवत दूरी r, लंबवत दूरी मैंने क्या मान ली, r। यहां भी ले सकते हैं, तो नॉर्मली अपन लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, तो मैं ऐसे लेकर चल रहा हूं। यहां भी ले सकते हैं, दूसरे साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों विद्युत क्षेत्र देखो यहां भी होगा, यहां भी होगा, वो भी नहीं होगा, यहां भी विद्युत क्षेत्र होगा प्लस से दूर, यहां भी विद्युत क्षेत्र होगा प्लस से दूर। तो आप दिशा कहीं भी ले सकते हो। हम नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं, तो ऐसे चल रहे हैं। क्लियर है? तो अनंत आवेशी तार के कारण मैंने माना उससे लंबवत स्मॉल r दूरी पर मुझे यहां इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है बच्चों, आज विद्युत क्षेत्र निकालना है, दिशा निकालनी है। क्या निकालनी है, दिशा। अब आप देख रहे हैं यहां जितने भी आवेश हैं उन सबके कारण बिंदु P पर क्या होगा, क्षेत्र होगा। ठीक है? और आपको पता है कि कोई धनावेश होता है उसके कारण क्षेत्र कैसा होता है, प्लस से दूर होता है। प्लस से बच्चों कैसा होता है, दूर होता है। अगर समान दूरी है तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, और ये भी क्या होगा, ई होगा, प्लस से दूर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रेखीय आवेश वितरण पर, इस लीनियर चार्ज पर जितने भी आवेश हैं सबके कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो बच्चों सपोज करो ये इसका मध्य बिंदु है O, ये मध्य बिंदु हो गया इसका, मान लो O। अब O के ऊपर जितने भी चार्ज हैं सबके कारण इस तरह क्षेत्र होगा। इसे मान लो ये चार्ज है प्लस, तो इसे ऐसे तो होगा प्लस से दूर, हो ही नहीं होगा। ये वाला प्लस से दूर, ऐसे ये वाला प्लस से दूर। आ रही बात समझ में? O से ऊपर है जो इसका मध्य बिंदु O हमने माना है, उससे ऊपर जितने भी चार्ज हैं, जितने भी आवेश अल्पांश हमने माने हैं, उन सब के कारण क्षेत्र ऐसे होगा। क्लियर? और जो O से नीचे है उनसे ऐसे होगा प्लस से दूर, ये प्लस से दूर, ऐसे प्लस से दूर, इस तरह होगा पॉइंट P पर। तो मैं क्या करता हूं, जो हमने पहले भी किया हुआ है, देखें ये कोई तार था, ठीक है, और ये दूरी मैंने क्या मानी थी, r, मान लो O पॉइंट, और यहां पर चार्ज है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं कि O से ऊपर एक अल्पांश मान ले, और वो अल्पांश कैसा होगा, रेखीय अल्पांश होगा, क्योंकि रेखा पर है, और एक अल्पांश O से नीचे मान ले, तो दोनों कवर हो जाएंगे। तो मैंने माना कि सपोज करो मेरे पास ये कोई अल्पांश है, मान लो ये मैंने कोई अल्पांश मान लिया, इसको मैंने सपोज करो नाम दे दिया दिस इज A1, और ऐसे बिल्कुल समान दूरी पर ये दूसरा अल्पांश मैंने मान लिया A2। क्लियर है? यानी यहां पर OA1 बराबर क्या है, OA2 है।
मैंने ओ बिंदु से समान दूरी पर A1 और A2 दो रेखीय अल्पांशों की कल्पना की, तो बच्चों इस A1 के कारण क्षेत्र ऐसे होगा प्लस से दूर, और इस A2 के कारण क्षेत्र ऐसे होगा प्लस से दूर, और ये पॉइंट आपका हमारा P था। ये पॉइंट क्या हमारे पास P, ठीक है। तो हमें पता है कि ये R दूरी है, A1P बराबर A2P है, A1P बराबर क्या है A2P। ऐसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि OA1 बराबर भी क्या है OA2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना अल्पांश A1 पर है उतना अल्पांश किस पर है A2 पर है। सपोज करो अगर इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, वो मैंने क्या मान लिया लैम्बडा। क्लियर। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है एकांक लंबाई पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश, तो इसका मतलब अगर इस अल्पांश की लंबाई मान लो dl है और इस भी अल्पांश की लंबाई कितनी है dl, तो एकांक लंबाई पर लैम्बडा आवेश है, तो इस A1 पर कितना चार्ज हो जाएगा आप कहोगे सर लैम्बडा dl, तो 1 पर लैम्बडा, तो dl लंबाई पर लैम्बडा dl आवेश होगा। ऐसे A2 की लंबाई भी कितनी है dl है, और 1 पर लैम्बडा, तो इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा आप कहोगे सर लैम्बडा dl। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों अल्पांश A1 और A2 ये बिल्कुल सममित है। A1 A2 कैसे है सममित, A1 व A2 पूर्णतः कैसे है बच्चों सममित है, सिमेट्रिक है। हरी बात समझ में। कहने का मतलब A1 से बिंदु P की दूरी बराबर है A2 से बिंदु P की दूरी, A1P बराबर A2P। क्लियर। O से A1 O से A2 वो भी बराबर, दोनों अल्पांशों पर आवेश भी बराबर। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना विद्युत क्षेत्र A1 के कारण बिंदु P पर होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र A2 के कारण भी बिंदु P पर होगा। तो A1 के कारण विद्युत क्षेत्र मैंने ये माना है D सदिश राशि होती है, DE का मतलब अल्पांश के कारण। A1 A2 हमारे पास क्या है अल्पांश है, ऐसे A2 के कारण भी क्षेत्र कितना हो गया DE। तो ये बात हमने समझी कि दोनों मैंने DE क्यों लिया है क्योंकि दोनों आवेश अल्पांश A1 और A2 एक जैसे हैं। क्लियर। तो अब दिशा की बात करें तो बच्चों मैं क्या करता हूं दिशा निकालने के लिए इन्हें घटकों में डिवाइड कर देता हूं। इसमें डिवाइड कर दे घटकों में। तो देखो देखें, तो इस तरह हमने मान लिया, देखो सपोज करो भाई ये एंगल कितना है थीटा, ऐसे ये एंगल भी कितना है थीटा। तो ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ये मैंने माना हुआ है कि A1PO कोण A1PO मैंने क्या मान लिया थीटा। तो सममित है मध्य बिंदु है तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, शीर्षाभिमुख कोण, और ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर। अब देखो इस DE का OP दिशा में घटक, इस दिशा में घटक क्या होगा आप हो गए सर DE cos थीटा, और DE का लंबवत दिशा में घटक क्या होगा DE sin थीटा। ठीक है। इस वाले DE का OP दिशा में क्षैतिज घटक DE cos थीटा, और तार के समांतर ये तो कैसा हो गया तार के लंबवत दिशा में घटक DE cos थीटा, और तार के समांतर घटक क्या हो जाएगा DE sin थीटा। ऐसे इस वाले DE का थीटा की दिशा में घटक क्या होगा DE cos थीटा। ऐसा हमने वाले वाले में किया था आपको ध्यान हो तो, और ऐसा ही इस DE का लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा DE sin थीटा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां जितने भी अल्पांश आप मानोगे सबके कारण
क्षैतिज दिशा में घटक कितना, डी कॉस थीटा, लंबवत दिशा में घटक कितना, डी साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला डी साइन थीटा इस वाले डी साइन थीटा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी जितना विद्युत क्षेत्र ऊपर है उतना विद्युत क्षेत्र नीचे होगा। यानी इस तार पर जितने भी अल्पांश आप मानोगे, यहां माने, यहां माने, यहां माने, यहां माने, हर अल्पांशों के युग्म के कारण जो लंबवत दिशा में घटक है ओपी के लंबवत और तार के कैसा हो गया, समांतर। यानी मैं ऐसे बोल दूं कि तार के समांतर जो घटक हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और सभी अल्पांशों के कारण जो लंबवत दिशा में घटक होंगे, ये हो गया तार, ये तार हो गया, और ये कौन सी दिशा हो गई, लंबवत दिशा। तो तार के लंबवत दिशा में जो घटक होंगे उनकी समान दिशा है। यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तार के कैसा होगा, लंबवत दिशा में होगा। तो ये हमने दिशा ज्ञात कर ली कि भाई इस अनंत आवेशित तार के कारण जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है, उसके कारण इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके लंबवत दिशा में है। कैसा है बच्चों, लंबवत दिशा में। तो ये वाला चित्र किसके लिए है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ओपी के अनुदिश होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें जो मैं बी पॉइंट ले रहा हूं, अब किसका मान ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र का। दिशा तो हमें मालूम चल गई कि दिशा क्या होगी, तार के लंबवत होगी। तो बी पॉइंट है विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ये अनंत लंबाई का कोई तार है, ठीक है, और इस पर चार्ज है। चार्ज जो है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, ये अनंत लंबाई का चार्ज है। अब हमें पता है कि इसके कारण जो क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में है। ये मेरा बिंदु कौन था, पी था। विद्युत क्षेत्र जो है वो इस डायरेक्शन में, ओपी दिशा में। तो कौन सा गाउसियन पृष्ठ बनाएं कि जिसके हर बिंदु पर क्षेत्र क्या हो जाए, समान हो जाए। तो उसको समझें। देखो, ये प्लस आवेश है, इसी कारण क्षेत्र ऐसे होगा। इस दिशा में लेंगे तो ऐसे होगा। इसी कारण क्षेत्र ऐसे होगा। इस दिशा में लेंगे तो क्षेत्र ऐसे होगा। तो आप अगर दोनों दिशाओं की बात करेंगे तो क्षेत्र मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको मैं समझने के लिए बना रहा हूं। इस तरह मुझे क्या मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा। ये तार है तो सेम दूरी पर यहां क्षेत्र जितना है, यानी यहां मानो यहां पर ई है, पूरा विद्युत क्षेत्र क्या है, ई। तो यहां पर भी क्षेत्र कितना होगा, ई होगा। यहां पर भी क्षेत्र कितना होगा, ई। तो बताओ ऐसा हम कौन सा पृष्ठ माने अगर मैं इनको मिला दूं, इसके हर बिंदु पर क्षेत्र बराबर हो जाए। बताओ तो क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों, बेलन बन गया। समझ रहे हो, बन गया ना बेलन। और ये तार इस बेलन के कहां पर स्थित होगा, अक्ष पर स्थित होगा। ये तार जो है इस बेलन के कहां पर स्थित होगा, अक्ष पर स्थित होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम कौन सा गाउसीय पृष्ठ मानते हैं, बेलनाकार। ठीक है, तो मैं इस तरह बना रहा हूं इसको कि हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मान लिया। ठीक है, ये हमारा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। और इस बेलन की जो मैं लंबाई मान रहा हूं वो मान रहा हूं स्मॉल एल।
लंबाई क्या मान रहा हूं, स्मॉल एल, ठीक है। अब हमारा जो तार है वो कहां पर स्थित होगा, इस बेलन के, अनंत लंबाई वाला तार है, इस बेलन के कहां पर स्थित हो गया, अक्ष पर। हमारा जो तार है वो इस बेलन के कहां पर स्थित होगा, अक्ष पर, तभी तो सममित होगा कि हमने इस तरह बेलन मान लिया। क्लियर। तो ये तो हमारा तार है अनंत आवेशित तार, अनंत आवेशित तार, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। तो सपोज करो इसका हम पॉइंट मान लें, ये इसका पॉइंट मान लो O, और ये हमारा पॉइंट हो जाता है कौन सा, P, और डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो r तो त्रिज्या हो गई, l क्या हो गई, लंबाई। तो ये हमारा एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, l, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी है, और उसकी लंबाई है स्मॉल l, और उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। क्लियर है। तो बस हमें अपने स्टेप पे, हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया कि हमने गाउसीय पृष्ठ मान लिया, ठीक है। अब मुझे एक बार ध्यान देना कि जो तार है वो अनंत लंबाई का है। अब अनंत को तो परिबद्ध नहीं कर सकता ये गाउसीय पृष्ठ, ये अपनी लंबाई के बराबर ही तो परिबद्ध करेगा। यानी इस अनंत आवेशित तार में से इसने कितना परिबद्ध किया हुआ है, एल लंबाई वाला इसने परिबद्ध किया हुआ है। एल लंबाई वाला जो तार है इसने क्या किया हुआ है, परिबद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर जो परिबद्ध आवेश होगा कितना हो जाएगा, लैम्बडा एल। देखिए, क्योंकि एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश कितना होता है, लैम्बडा। इसलिए एल लंबाई वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, इसलिए एल लंबाई वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, स्मॉल एल लंबाई वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, क्योंकि जो गाउस का नियम लगाओगे वहां हमें परिबद्ध आवेश की बात करनी है, ठीक है। तो कितना बाउंड करेगा ये, एक लंबाई एकांक लंबाई पे लैम्बडा, तो एल लंबाई पे कितना हो जाएगा, लैम्बडा एल। क्लियर है। तो परिबद्ध आवेश कितना हो गया, लैम्बडा एल। अतः तो लगाए बेटा गाउस का नियम, अतः गाउस के नियम से गाउस के नियम से क्या होता है, आप कहोगे सर फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां जो समेशन क्यू होता है, समेशन क्यू क्या होता है, परिबद्ध आवेश होता है, कि भाई प्रश्न कितना परिबद्ध कर रखा है। तो समेशन क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पहले मैंने गाउस से पृष्ठ बनाया, और दूसरा स्टेप मैंने क्या कर दिया, गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल दिया। अब क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालेंगे। देखिए, स्टेप थर्ड है हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से।
तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर क्या होता है, बंद समाकलन ई डॉट डीएस। ये है बंद समाकलन ई डॉट डीएस। तो ये जो मेरा गाउसीय पृष्ठ है ये बंद पृष्ठ है, इसलिए मैंने यहां वृत्त का निशान लगा दिया समाकलन के ऊपर ई डॉट डीएस। क्लियर है? तो अब इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालना है। तो हम देख रहे हैं बेलन में हम कितने पृष्ठ मान सकते हैं, 3 पृष्ठ मान सकते हैं। 2 तो वृत्ताकार और एक ऐसा हो गया वक्राकार। 2 तो वृत्ताकार हो गए और एक ऐसा हो गया वक्राकार। तो जैसे मान लो मैं इसका नाम दे दूं, ये मेरा S1 पृष्ठ है, ये मेरा क्या मान लिया S2, और इस वाले को मैंने क्या मान लिया S3। ठीक है? तो S1 S2 तो कैसे हो गए, वृत्ताकार, और S3 कैसा हो गया, वक्राकार पृष्ठ हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है? तो हमें अब इस पूरे बंद पृष्ठ से फ्लक्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो टोटल तो मेरे पास हो गया S। तो इस पूरे बंद पृष्ठ से फ्लक्स को निकालने के लिए हमें इन तीनों पृष्ठों से फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बंद पृष्ठ को अगर मैं खोल दूं, यानी इसको कितने भागों से मिलकर बना मान सकता हूं, 3 भागों से, S1 S2 और S3। तो मैं क्या लिख रहा हूं, S1 के लिए ई डॉट ds प्लस S2 के लिए ई डॉट ds प्लस S3 के लिए ई डॉट ds। ठीक है? तो आप देख रहे हैं मैंने अब ये सर्किल का निशान नहीं लगाया, क्योंकि इस पूरे बंद पृष्ठ को मैंने 3 भागों के रूप में इसको विभाजित कर दिया। 2 तो कैसे, वृत्ताकार, और एक ऐसा है वक्राकार। ठीक है? अब देखिए, अब इस पूरे बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे, इस वक्राकार पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे और इस वाले से निकालेंगे। क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे। तो मैंने क्या करा, यहां कोई अल्पांश मान लिया। क्या मान लिया, कोई अल्पांश। अब ये पृष्ठ ऐसे बेलनाकार पृष्ठ है, जिसे मान लो ये बेलन हो गया, सपोज करो ये वाला पृष्ठ हो गया नहीं। तो हमें पता है कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा, इसको मैंने ds मान लिया। मैं कौन से पृष्ठ की बात कर रहा हूं, S1 वाले पृष्ठ की। तो इस पूरे S1 पृष्ठ से फ्लक्स को निकालने के लिए मैं इसे ds वाले अल्पांशों से मिलकर जो क्षेत्रफल अल्पांश होंगे उनसे मिलकर बना मान सकता हूं। तो उनमें से मैंने कोई अल्पांश मान लिया, उसका क्षेत्रफल कितना है, ds, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो E रहेगा। विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E, क्योंकि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, समान। ऐसे अगर मानो इसकी बात करें तो मैंने यहां कोई अल्पांश मान लिया, ये अल्पांश मान लिया वक्राकार पृष्ठ पर। अब ये वक्राकार पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र तो E है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो जाएगा, E के डायरेक्शन में। क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के हमेशा कैसा होता है, लंबवत। ये पृष्ठ ऐसा था तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, लंबवत। ऐसे नीचे वाले की बात करें, अभी नीचे वाला पृष्ठ है, तो यहां पर जो हमारा क्षेत्रफल है अल्पांश का वो क्या हो गया, ds, और ये वाला विद्युत क्षेत्र हो गया E। तो हमने E लिया है क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की रचना ही ऐसे की जाती है कि इसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहे, समान रहे। क्लियर है? तो हमने 3 पृष्ठों से दिखा दिया हमने चित्र में, S1 के लिए ई डॉट ds, S2 के लिए ई डॉट ds, और S3 के लिए क्या निकालेंगे बच्चों, ई डॉट ds। तो इधर ध्यान दें आप, देखो अब बच्चों S1 पे ध्यान दो, E और ds कितना एंगल बन रहा है भाई, 90। ये भी कितना एंगल बन रहा है, 90, और ये कितना है, 0। तो S1 के लिए E डॉट ds का मतलब क्या होगा, इस S1 के लिए E डॉट ds, तो देखो S1 के लिए E डॉट ds यानी ADS cos थीटा, और cos थीटा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90, तो ADS cos 90 प्लस। ऐसे बच्चों S2 के लिए E डॉट ds कितना होगा, S2 के लिए भी मैं क्या लिखूंगा, EDS cos 90 प्लस। अगर S3 की बात करें तो S3 ये वाला पृष्ठ है, तो यहां E और ds दोनों कैसे हैं, समान दिशा में, वो समान दिशा में होंगे तो कितना एंगल बनाएंगे, cos 0। क्लियर है?
इसे सॉल्व करें। फाई बराबर, अब देखो बच्चों cos 90 कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये cos 90 कितना 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0। ये cos 0 कितना होता है 1, तो समाकलन S3 EDS, चूंकि हमें पता है cos 0 होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0 होता है। क्लियर है? तो फाई E इज इक्वल टू, अब E तो एक समान है, E तो समान विद्युत क्षेत्र है, हर बिंदु पर क्षेत्र समान है, और जो नियत होता है, समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसे हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो अंदर केवल क्या बचा कि भाई S3 के लिए ds। अब देखो S3 कौन सा पृष्ठ है वक्राकार, यानी सारे ds आप मिला दोगे तो ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। S3 ds का मतलब, समाकलन का मतलब क्या हुआ कि S3 वाले भाग का क्षेत्रफल और बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई r l। l लंबाई है और r से क्या है त्रिज्या, तो कितना आ जाएगा ये E इंटू 2 पाई r l। ठीक है, इक्वेशन में कौन सी हो गई ये 2। तो ये जो 2 पाई r l है क्या है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल है। क्लियर है? तो देखो हो गया ना हमारे पास तीसरा स्टेप भी। तो गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लिया और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से भी हमने फ्लक्स को निकाल लिया। अब वही बात, राम का भाई मोहन, राम का भाई श्याम, तो मोहन श्याम भाई भाई। ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान, दोनों को बराबर कर सकते हैं। दोनों समीकरणों के LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो बिल्कुल लास्ट स्टेप की तुलना करें। सभी अनुप्रयोगों में यही स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर दें तो तुलना करने पर क्या आएगा, देखो यहां से क्या आ रहा है E इंटू 2 पाई r l और यहां से लैम्बडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कुछ कट रहेगा, देखो L से L कैंसिल हो गया, तो हमें तो E का मान निकालना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई r नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बचा लैम्बडा अपॉन r। ठीक है, तो थोड़ा देखो इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसको अपन 4 पाई बना दें तो k बन जाएगा वो। तो मैं क्या कर रहा हूं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, तो देखो बच्चों गुणा करूंगा मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा तो 2 ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख लो 2 नीचे 2 बच जाएगा और ये क्या हो गया लैम्बडा अपॉन r, लैम्बडा अपॉन r। तो यहां से आप देखोगे तो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आ जाएगा k। क्या आ जाएगा बच्चों k। तो क्या बचा मेरे पास कि सर E इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है k, दैट इज 2k लैम्बडा अपॉन r। ठीक है, 2k लैम्बडा अपॉन r, ये हो गया 2, ये k होता है स्थिर वैद्युत नियतांक, k इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन r। तो ये बिल्कुल हमें डिराइव कर दिया कि इस अनंत आवेशित तार के कारण जिसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्बडा है, उससे लंबवत r दूरी पर, दूरी लंबवत है r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा 2k लैम्बडा अपॉन r। E बराबर क्या हो जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन r। ये आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला 2k लैम्बडा अपॉन r। लैम्बडा क्या है रेखीय आवेश घनत्व यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और r है उस बेलन की त्रिज्या या आवेश से जिस बिंदु पर क्षेत्र निकालना है उसकी दूरी, 2k लैम्बडा अपॉन r। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन है अपना छोटा सा, E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। ठीक है,
अब तो यहां तक तो हो गया हमारे पास, अब आता है ग्राफ। अब क्या बनाएंगे? ग्राफ। क्लियर है? तो हमने समझ लिया है, यहां बना रहा हूं मैं ग्राफ। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, E बराबर 2 के लैम्ब्डा अपॉन आर। तो आप देख रहे हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमें पता है कि E बराबर है 2 के लैम्ब्डा अपॉन आर। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो नियत है, के नियत है, लैम्ब्डा नियत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे तार से, विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो हमसे अगर ग्राफ पूछें कि भाई E का 1 अपॉन आर के साथ ग्राफ बनाओ, E समानुपाती 1 अपॉन आर, ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ये लिया हमने विद्युत क्षेत्र E और ये हो गया 1 अपॉन आर। तो E समानुपाती 1 अपॉन आर है, तो इस तरह बन जाएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली समानुपाती रेखा, यानी E समानुपाती 1 अपॉन आर। E समानुपाती क्या हो गया? 1 अपॉन आर। ठीक है, और अगर आपसे E का R के साथ ग्राफ पूछे, E का किसके साथ ग्राफ पूछे? R के साथ ग्राफ पूछे, तो क्या बनेगा? यहां E लोगे क्योंकि E डिपेंड कर रहा है R पर। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान क्या हो जाएगा? कम। अगर R 0 हो गया तो E अनंत हो जाएगा। तो R को 0 नहीं करना क्योंकि अनंत ग्राफ पर शो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल हमने पहले भी ऐसे बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान क्या हो जाएगा? कम। यानी किसको शो कर रहा है? E समानुपाती 1 अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया पूरा, पहला वाला। इसका अनुप्रयोग कि अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। उसका मान कितना आ गया? 2 के लैम्ब्डा अपॉन आर। तो ध्यान रखें आप कि लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व वाला तार है और उससे लंबवत दूरी है स्मॉल आर, समांतर नहीं है, लंबवत दूरी स्मॉल आर है। वहां पर उस पॉइंट पर लंबवत दूरी आर पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है? 2 के लैम्ब्डा अपॉन आर। ठीक है, तो हमने कैसे किया बताओ? सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली। तो मैंने तार के जो मध्य बिंदु O मैंने माना था, उसके ऊपर एक अल्पांश माना, नीचे का अल्पांश माना। तो मैंने देखा कि दो जो अल्पांश मैं ले रहा हूं उन सबके कारण, जैसे दो दो अल्पांश आप बहुत सारे मान सकते हैं, तो उन सभी अल्पांशों के कारण जो तार के लंबवत घटक है वो तो समान दिशा में आ रहे हैं, और जो तार के समांतर घटक है वो विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो विपरीत दिशा वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो वहां हमने देखा था कि तार के कारण जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र होगा वो तार के लंबवत दिशा में होगा। क्लियर? फिर हमने दूसरे वाले पॉइंट में गाउसियन पृष्ठ बनाया। तो हमने देखा कि अगर अपन तार को किसी बेलन के अक्ष पर मान लें तो बेलन के हर बिंदु पर, बेलन के पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो अब ध्यान भी रखें कि तार के कारण हमें गाउसियन पृष्ठ कैसा मानना है? बेलनाकार। और तार को कहां मानोगे? उसके अक्ष में मानोगे। तार को कहां मानोगे? उसके अक्ष पर। और हर बिंदु पर, चारों ओर जो हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? समान। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ माना। फिर हमने देखा कि भाई तार तो अनंत लंबाई का है, नहीं बेलन तो अपनी लंबाई के बराबर ही तो परिबद्ध करेगा। तो बेलन की लंबाई हमने मानी थी स्मॉल एल। ठीक है, तो फिर हमने परिबद्ध आवेश निकाला कि एकांक लंबाई पर लैम्ब्डा आवेश परिबद्ध होता है, तो एल लंबाई पर कितना आवेश परिबद्ध हो जाएगा? लैम्ब्डा एल। क्लियर है? फिर हमने गाउस का नियम लगाया कि फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का हमने मान रख दिया कि लैम्ब्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर हमने विद्युत फ्लक्स की बात करी। तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी एस। तो हमने देखा हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है वो तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। एक मैंने S1 वृत्ताकार, S2 भी वृत्ताकार और S3 क्या? वक्र पृष्ठ। फिर हमने इसको खोला तीन भागों में। फिर हमने देखा कि जो वृत्ताकार पृष्ठ है वहां E और DS लंबवत है, यानी 90 डिग्री पर है, यानी वहां से कोई फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। तो केवल कौन सा पृष्ठ बच गया था? S3 वाला, यानी वक्र पृष्ठ वाला। तो E नियत था, E को हमने बाहर लिया। बाहर लेने के बाद अंदर बचा समाकलन ds S3 के लिए।
जो होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका मान कितना होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो बार आया था वो आ गया E इंटू 2 पाई आर एल। दोनों की हमने तुलना करी, फिर हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा भी करा, तो वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाती है, E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर। आर तार से दूरी है, लैम्बडा तार का रेखीय आवेश घनत्व है। तो हमने ग्राफ जरूर पूछते हैं, ग्राफ बनाया तो E का 1/r के साथ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, और E का r के साथ ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो पहला अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कमेंट में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसको करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा है, और एक क्वेश्चन है बच्चों, 5th क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ये पूछा था कमेंट में, कमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या पूछा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, और पेज नंबर 25 पर आरबीएससी। ठीक है, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बुक तो सबके पास होगी भाई, नहीं है तो ले लेना। ठीक है, आपके पास एक राजस्थान बोर्ड की बुक तो होनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं कि दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी समान आवेश से आवेशित हैं। चलो मैं लिख देता हूं, दो समरूप यानी एक जैसे, दो समरूप चालक गोले बी व सी समान आवेशित हैं। बी व सी कैसे हैं भाई, समान आवेशित हैं। क्लियर? और परस्पर F बल से, यानी बी और सी परस्पर F बल से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। परस्पर F बल से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, एक अन्य समरूप है, यानी इन्हीं के जैसा एक अन्य समरूप अनावेशित गोला है, अनावेशित चालक गोला है, अनावेशित चालक गोला है, चालक गोला। चलो मैं इसको मान लेता हूं डी है। एक अन्य समान आवेशित, बिल्कुल इनके जैसा, सॉरी समरूप अनावेशित, समरूप मतलब आकार एक जैसा है, अनावेशित चालक गोला डी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों पहले इसको बी के संपर्क में लाते हैं, पहले इसको किसके संपर्क में ला रहे हैं, बी के संपर्क में। लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूं। देखो पहले यह मतलब डी, बी के संपर्क में, पहले किसके संपर्क में, बी के संपर्क में, फिर संपर्क होने के बाद फिर सी के संपर्क में, पहले यह बी के संपर्क में फिर सी के संपर्क में लाकर अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बी और सी के मध्य प्रतिकर्षण बल कितना होगा, बी तथा सी के मध्य
जो नया वाला प्रतिकर्षण बल है, नवीन बी तथा सी के मध्य जो नवीन प्रतिकर्षण बल है, नवीन प्रतिकर्षण बल कितना होगा? ये क्वेश्चन है, तो पढ़ लो क्वेश्चन कि दो समरूप चालक गोले बी व सी है, समान आवेशित है, कुछ दूरी पर है रखे हुए मान लो, और कोई तीसरा गोला है डी। तो पहले इसको बी के संपर्क में ला रहे हैं और फिर इसको सी के संपर्क में ला रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है बी और सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल क्या होगा? तो देखिए इसको, बी और सी समान आवेशित हैं, एफ बल से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। तो मैंने माना भाई ये मेरे पास गोला है बी और ये गोला कौन सा है? मान लो सी, ठीक है। और सपोज करो इनके मध्य कुछ दूरी है, मैं आर मान लू, और हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि बल एफ से ये प्रतिकर्षित होते हैं, समान आवेश है, मान लो इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्या है? क्यू। तो एफ का मान क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक अन्य आवेशित अनावेशित लेकिन इन्हीं के जैसा है गोला डी, तो पहले बी के संपर्क में ला रहे डी। तो मैंने कहा भाई ये मेरे पास था बी गोला और मेरे पास ये जो दूसरा वाला गोला है ये कौन सा है? डी गोला। तो बी पर आवेश कितना है? क्यू। जब इनको संपर्क में लाए, संपर्क से पहले बी पर क्यू था और डी पर कोई आवेश नहीं था, समझ रहे हो? संपर्क से पहले डी पर तो जीरो नहीं, कोई आवेश नहीं था, अनावेशित है ये। देखो इस तरह, ये तो भाई संपर्क से पहले वाली बात हो गई डी, यानी ये तो अनावेशित है, ये कैसा है? अनावेशित। संपर्क से पहले बी पर क्यू था और डी पर कोई आवेश नहीं था, तो कह रहे हैं बी के संपर्क में लाने पहले, तो संपर्क के बाद क्या होगा? संपर्क के बाद क्या होगा भाई? हमें पता है कुल आवेश, दोनों चालक गोले हैं, आवेश का क्या होगा? पुनर्वितरण। यानी ये हो गया मान लो बी गोला, इसका संपर्क में लिया है डी के, तो कुल आवेश कितना हो गया? क्यू। दोनों पर आवेश है क्यू, तो संपर्क द्वारा आवेशन बराबर बराबर आ जाएगा, यानी अब इस पर आवेश हो जाएगा Q/2 और इस पर भी कितना हो जाएगा? Q/2। यानी संपर्क के बाद बी वाले गोले पर चार्ज कितना हो गया? Q/2, और डी वाले गोले पर भी अब चार्ज कितना आ गया? Q/2। क्योंकि बच्चों यहां पर है Q आवेश और यहां कोई आवेश नहीं है, यानी कुल आवेश का मान Q है। अब जैसे आप संपर्क कराओगे तो आवेशों का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण होता है, यानी आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है, वितरण हो रहा है। कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर समान आवेश नहीं आ जाता। तो मैंने इसका तरीका आपको बता रखा है कि भाई टोटल कर लो और आधा आधा कर दो, Q/2 और Q/2। अब देखें, डी को बी के संपर्क में ले आए तो बी पर हो गया Q/2, डी पर हो गया Q/2। अगला स्टेप क्या कह रहे हैं? किसको सी के संपर्क में ला रहे हैं। डी को किसके संपर्क में? सी के संपर्क में। तो देखो ये सी था, इस पर चार्ज कितना था? Q। ये हमने डी देखा, अब डी पर चार्ज कितना आ गया? Q/2। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सी पर चार्ज था Q, अब डी पर कितना आ गया? Q/2। तो सी के संपर्क में लाएंगे। अब बताओ संपर्क में लाए तो संपर्क में लाने के बाद अब क्या चार्ज होगा बताओ? सी और डी पर। तो देखा टोटल चार्ज कितना? Q + Q/2, यानी 2Q + Q यानी 3Q/2। ये तो हो गया टोटल चार्ज। तो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? 3Q/4 और इस पर भी कितना आ जाएगा? 3Q/4। समझ गए? टोटल चार्ज है 3Q/2। आवेशों का पुनर्वितरण होगा, कब तक होगा? जब तक ये दोनों पर समान आवेश नहीं आ जाता, यानी ये भी 3Q/4 और ये भी 3Q/4।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब सी वाले पर कितना चार्ज 3q/4 और डी वाले पर भी कितना चार्ज 3q/4। क्लियर है? तो कह रहा है बी और सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल कितना होगा। आप देख सकते हैं बी पर चार्ज कितना है q/2, ये रहा बी वाला q/2। सी पर चार्ज कितना है 3q/4। तो बल निकालें बी और सी के मध्य, बी व सी के मध्य अगर आप बल की बात करें, प्रतिकर्षण बल की बात करें, तो उसको मैंने बोल दिया एफ डैश, जो कि कूलाम के नियम से बी पर चार्ज कितना q/2, तो k(q1), सी पर चार्ज कितना 3q/4, 3q/4 और उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं तो क्या हो गया बच्चों ये r², k(q1, q2)/r²। तो बी पर है q/2 और सी पर है 3q/4। ठीक है? तो यहां से आप देख सकते हैं जो 3 तो ऊपर से आ जाएगा, 4 दूनी 8 नीचे से आ जाएगा, तो 3/8 क्या बचेगा k q(q)/r²। और k(q)/r² किसकी वैल्यू है समीकरण 1 से f की वैल्यू। इसका मतलब जो नवीन प्रतिकर्षण बल होगा f डैश बराबर वो कितना हो जाएगा 3f/8। तो k(q)/r² की वैल्यू हमारे पास कितनी है f, तो f डैश का मान आ गया 3f/8। क्लियर है? समझ गए ना? ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों चैप्टर फर्स्ट का। तो ऐसे आप कमेंट करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सबका भला करते रहें। और देखिए कुछ क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव का आपका छठा क्वेश्चन है। ठीक है? पेज नंबर है 45। क्या कह रहे हैं? एक गोले में आवेश क्यों स्थित है। एक गोले में आवेश क्यों स्थित है। ठीक है? एक गोले में आवेश क्यों स्थित है यदि इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान यानी विद्युत फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन। एक गोले में आवेश क्यों स्थित है यदि इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है? विद्युत फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि ये गोला, इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, और मान लो कहीं पर भी क्यू आवेश है। आवेश कितना है क्यू, तो हम गाउस नियम लगाएं। गाउस नियम से, गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर वो हो जाएगा Q/ε0, क्योंकि आवेश कितना परिबद्ध है क्यू, तो गाउस के नियम से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q/ε0। अब बच्चों अगर त्रिज्या आधी कर दें
त्रिज्या मान लो आधी करते हैं इसकी, इस तरह कर दे मान लो r/2 और r/2 गोला बना दे, तो आवेश तो गोले के अंदर ही है, तो त्रिज्या आधी करने पर भी फ्लक्स कितना रहेगा, क्योंकि परिबद्ध आवेश कितना है, Q/ε0, परिबद्ध आवेश है Q। और हमें पता है कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, गाउस का नियम बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए चाहे r/2 का हो चाहे r का हो, फ्लक्स का मान कितना रहेगा, Q/ε0। ठीक है, सेवन देखिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में स्थित एकांक धनावेश वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो बच्चा आपको एकांक धनावेश दे रखा है, क्यू का मान क्या दे रखा है, +1, केवल आवेश दिया हुआ है, तो यहां भी आप कौन सा नियम लगाओगे, गाउस का नियम, बाय गॉसेस लॉ। तो गाउस के नियम से फाई ई बराबर क्या हो जाता है, समेशन Q/ε0। तो फाई ई बराबर यहां Q का मान आपको दिया हुआ है 1, तो 1/ε0, तो फाई ई अगर ऑप्शन में ऐसा मिल जाए ε0 का इनवर्स। क्लियर है, ये आपका ऑब्जेक्टिव 7th क्वेश्चन। ठीक है, और देखें, पेज नंबर 48 पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्या होगा, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्या होगा, समझ गए।
तो कह रहा है प्रवेशित फ्लक्स, यानी मैं इसको मान लू बच्चों फाई इन, यहां आपको दिया हुआ है, गिवन है। फाई इन कितना है 400 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। निर्गत फ्लक्स इसको मैं मान रहा हूं फाई आउट, कितना है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो हमें पता है कि जो नेट फ्लक्स होता है, जो नेट फ्लक्स होता है वो निर्गत होता है, इसलिए फाई नेट। जो परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसे निकालोगे कि भाई बाहर जाने वाले में से अंदर जाने वाले को लेस कर दो, घटा दो, यानी फाई आउट माइनस फाई इन। तो यानी जो नेट फ्लक्स होगा तो फाई आउट कितना, यानी 800 माइनस 400, यानी फाई नेट हमें कितना मिल गया 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो परिणामी विद्युत फ्लक्स हमारे पास आ गया 400। अब हमसे कह रहा है कि भाई परिबद्ध आवेश क्या होगा। तो फ्लक्स आपको दिया हुआ है और आवेश की बात आपसे कर रहा है, तो आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि सर कौन सा हम नियम लगाएंगे, गाउस का नियम। गाउस के नियम से बाय गॉसेस लॉ क्या होता है, फाई बराबर ये परिबद्ध आवेश समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ समेशन, सॉरी फाई ई। तो फाई ई यानी नेट फ्लक्स का मान कितना है 400, ये वाला नेट फ्लक्स 400 हो गया। समेशन क्यू हमें निकालना है और ये एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो यहां से जो समेशन क्यू मुझे मिलेगा गुणा कर देंगे इसको, तो समेशन क्यू बराबर क्या मिल जाएगा 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 गुणा 10 की घात -12, और मान किस में आ जाएगा भाई कूलम में, ठीक है। कर लोगे, चलो गुणा भी कर देता हूं भाई। समेशन क्यू बराबर, तो इसको आप गुणा कर ले, 4 5 20 का 0 हासिल के 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हासिल के 3, 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है बच्चों। तो 35.40, 2 0 ये नहीं, 10 की घात कितना हो जाएगा -10 कूलम, ठीक है। तो इसको चाहे मैं ऐसे कर दूं कि समेशन क्यू इज इक्वल टू, अब तो ऐसे छोड़ दो या फिर किसी प्रीफिक्स में पूर्व लग्न में हम लिख दें, तो इसे ऐसा करता हूं मैं कि 3.54 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -9 कूलम, ठीक है। और 10 की घात -9 का मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल नैनो, तो 3.54 नैनो कूलम। तो थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है बस, बाकी नंबर नहीं करते, ठीक है। नैनो, एक नैनो बराबर क्या होता है 10 की घात -9, क्वेश्चन था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, बुक का या किसी भी बुक का। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।